नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स्थ क्लास की जो ज्योग्राफी है वो शुरू कर रखी है और इसके अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 5 है वो डिस्कस कर रहे थे और इसकी 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम जो इसका एटमॉस्फेयर है और जो बायोस्फीयर है, ये 2 जो आपके मेजर डोमेन्स में से बचे हुए हैं, आज उनको डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से फिर हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होगा। तो धीरे धीरे करके हम लगभग सभी जो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। चलिए आज द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ यही अराइज होता है कि एटमॉस्फेयर है क्या। एटमॉस्फेयर क्या है, यानी वायुमंडल क्या है। वायुमंडल वायु की एक पतली परत है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। वायु की एक पतली परत है जो कि वायुमंडल में ये घेरे हुए है पृथ्वी को। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। इस उपग्रह के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से और इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है ये आपका वायुमंडल है। ये थिन जो लेयर है, ये जो ब्लैंकेट है, ये जो कंबल है, ये इस ग्रह के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वे ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनराइज। देखिए, अगर जो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें जो सांस लेते हैं, सांस लेने में जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती। साथ ही साथ जो हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से, वो नहीं हो पाता। यानी न आपके ये कंज्यूमर हो पाते हैं, न प्राइमरी प्रोड्यूसर हो पाते, और मानव का जीवन है वो संकट में होता है। यानी जीवन नहीं पाया जाता पृथ्वी पर अगर जीवन नहीं होता। इस प्रकार से जो ये वायुमंडल है, सूर्य से आने वाली हार्मफुल जो किरणें हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये विस्तृत है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। 5 परतों में मुख्य तौर पर इसको डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, जो कि संरचना के आधार पर है, टेम्परेचर के आधार पर है, एंड अदर प्रॉपर्टीज, जो कि इसकी अन्य विशेषताओं के पर आधारित है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। ये जो परतें हैं, जो कि ये सभी परतें वायुमंडल के जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल से लेकर के ऊपरी छोर तक जाती हैं। जिस धरातल के सबसे नज़दीक वाली जो परत है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके बाद द स्ट्रेटोस्फियर, इसको समताप मंडल बोलते हैं। द मेसोस्फियर मध्यमंडल बोलते हैं। थर्मोस्फियर तापमंडल बोलते हैं। एंड एक्सोस्फियर बहिर्मंडल बोलते हैं। आपका जो थर्मोस्फियर है इसी को आयन मंडल भी बोला जाता है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर 99% गैसें की जो मात्रा है वो 2 गैसें हैं, एक आपकी नाइट्रोजन और एक आपकी ऑक्सीजन, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, जो कि शुष्क और स्वच्छ हवा का निर्माण करती हैं दोनों गैसें मिलकर के। नाइट्रोजन इज 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%, and the other gases like carbon dioxide, argon and others comprise only 1% by volume। यदि इनकी मात्रा के आधार पर देखें तो बाकी सभी गैसें 1% में आती हैं, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये 99% के अंदर है दोनों गैस। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ऑक्सीजन है वो सांस लेने में उपयोग की जाती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान किस प्रकार से ऑक्सीजन की तंगी हो गई थी, बदहाल हो गए थे देश में। जो ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत हो गई थी कि एक सिलेंडर जो है वो 1 लाख रुपए में नहीं मिल पा रहा था मरीजों को। तो ऑक्सीजन सबसे विटल है, सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनके लिए, उनकी वृद्धि के लिए जो आपके नाइट्रोजन है वो महत्वपूर्ण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि
अल्प मात्रा में मौजूद है इज़ इम्पोर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण है, एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा विसर्जित कर दी जाती है उस ऊष्मा को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एब्जॉर्ब कर लेती है, देयर बाई कीपिंग द प्लैनेट वार्म, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रह है ये गर्म रह पाता है। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और पौधों की वृद्धि के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरे पौधे इसी की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, ऊंचाई के साथ साथ जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो सघनता है, घनत्व है, वो कम होता चला जाता है, वेरीज होता चला जाता है, अलग अलग होता चला जाता है। यहाँ पर देखिए लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ये लेयर्स दिखा रखी हैं आपको एटमॉस्फेयर के। ये आपकी जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर वो लेयर है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी के अंदर घटित होती हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आपकी ट्रोपोस्फियर में घटित होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर घटित होती हैं, चाहे धूम का बनना हो, चाहे कोहरे का बनना हो, बादलों का बनना, वर्षा का बनना। स्ट्रेटोस्फियर जो होती है ये सबसे उपयुक्त मंडल माना जाता है, वायुमंडल के सबसे उपयुक्त मंडल है, जिसके अंदर ये वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त है। ये किस बादलों से संबंधित किसी भी प्रकार की घटना से विहीन है। उसके बाद मेसोस्फियर मध्यमंडल आ जाता है, उसके बाद थर्मोस्फियर आता है, तापमंडल आता है, एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर को आयनमंडल भी बोलते हैं। यहाँ से जो अपने जो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंग होते हैं, रेडियो वेव्स, उनको ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे कि हम टीवी पर सिग्नल वगैरह ये सभी देख पाते हैं, तस्वीरें वगैरह, पिक्चर वगैरह। तो इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। देखिए ये आपकी जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर के, वायुमंडल का जो घनत्व है सबसे अधिक वो समुद्र तल पर पाया जाता है, एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल का जो घनत्व है वो कम होता चला जाता है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं जब भी वो पर्वतारोहण, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वायु की डेंसिटी, वायु का जो घनत्व है, वायु विरल होती चली जाती है, महीन होती चली जाती है, वायु का घनत्व कम होता चला जाता है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। अधिक ऊंचाइयों पर ये इसीलिए लेके जाते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जब ये अपने एक्सपीडिशन पर जाते हैं, जब ये अपने अभियान पर जाते हैं तो ये अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि ऊंचाई पर बढ़ने पर इनको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता चला जाता है। जैसे कि 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ जो कंडीशंस होती है वहाँ पर बढ़ता है, लेकिन उसके बाद घटता चला जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। वायुमंडल जो है, वायु पृथ्वी पर दबाव डालती है, और ये जो दबाव होता है यही आपका एयर प्रेशर कहलाता है। वायु भारी होती है तो वो वायु पृथ्वी पर दबाव डालती है, इसी को आप एयर प्रेशर बोलते हैं, वायु दाब बोलते हैं। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वायु दाब अलग अलग स्थान का अलग अलग होता है। जैसे ये अगर जो ध्रुवों के पास देखा जाए तो ध्रुवों के पास सबसे अधिक होता है, यानी जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर वायु दाब अधिक होगा। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। यदि हम इक्वेटर के आसपास का देखें तो एक इक्वेटर के आसपास जो वायुदाब है वो निम्न होता है, कम वायुदाब होता है, क्योंकि वायुदाब और तापमान के अंदर, टेम्परेचर के अंदर एक तरह से देखा जाए तो रेसिप्रोकल संबंध है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है विरोधाभासी एक तरह से, यानी तापमान ज़्यादा है तो वायुदाब कम मिलेगा, वायुदाब कम है तो तापमान ज़्यादा मिलेगा। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वायु हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, और चलती हुई हवा को पवन कहा जाता है, चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। उसके बाद देखिए बायोस्फीयर, जीवमंडल बोलते हैं। द डोमेन ऑफ लाइफ, इसी को हम जो अपना जीवन वाला क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे जीवन पाया जाता है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। तीनों को मिला करके आपका बायोस्फीयर बनता है। आपका जो हाइड्रोस्फीयर है, आपका जो हाइड्रोस्फीयर है, लैंडस्फीयर है, वाटर, और आपका जो एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिला करके आपका बायोस्फीयर बनता है।
इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ एग्जिस्ट। इसी जोन के अंदर, इसी क्षेत्र में जीवन पाया जाता है। दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लेनेट, जो कि इस उपग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है। इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस ग्रह पर इसी क्षेत्र के अंदर यानी जीवमंडल के अंदर जीवन पाया जाता है। देर आर सेवरल, देखिए यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, इधर ही आपका एटमॉस्फेयर दिखा रखा है, यहाँ पर आपको लिथोस्फीयर दिखा रखा है, यहाँ पर आपको हाइड्रोस्फीयर दिखा रखा है, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये सारा सर्कल आपको जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये पूरा सर्कल आपका जीवमंडल है, बायोस्फीयर है। तो इस प्रकार से देखिए इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। देर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। देखिए इस जीवमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, तो बड़े से बड़े मैमल्स जैसे व्हेल है, एलिफेंट्स हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। देखिए सभी छोटे बड़े जीव एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस जीवमंडल के अंदर अपने जीवन के लिए, अपने आजीविका के लिए। एक तरह से देखा जाए तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लैनेट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। और जो आपके बायोस्फीयर के अंदर जो जीवन पाया जाता है उस जीवन को मुख्य तौर पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका वनस्पति जगत और एक होता है प्राणी जगत। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other। देखिए तीनों मंडल जो हमने जो चार मंडल डिस्कस किए हैं आपके, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है और जो लैंडस्फीयर है, ये जो आपके जो स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर जिसको बोल रहे हैं आप, जिस पे लैंड पाया जाता है, ये सभी एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनका आपस में संबंध है। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड्स टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लॉप्स। देखिए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं अपनी ज़रूरतों की, लकड़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या हम वनों को सफाई कर रहे हैं खेती बाड़ी के लिए, खेती के लिए। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों की जो ढलानें होती है वहाँ से हम पेड़ों को काट रहे हैं खेती करने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है कि पानी के बहाव के साथ या तेज़ हवाओं के साथ वो मिट्टी, वहाँ से मिट्टी का अपरदन हो जाता है, जिससे कि मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रह पाती है, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं, मिट्टी अपरदन को रोकती हैं। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स। कई बार क्या होता है कि वे जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं जैसे कि भूकंप हो गया, इनसे भी हमारे स्थलाकृतियाँ हैं, हमारा जो धरातल है वो डिफेस हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, कि यहाँ पर बहुत से प्रकार के ऐसे क्षेत्र हो सकते थे जो सबमर्ज हो गए हैं इसके अंदर। एज हैपन्ड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, जैसा कि 2004 के अंदर सुनामी के दौरान जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो जलमग्न हो गया था। इस प्रकार के बहुत से ऐसे द्वीपीय क्षेत्र हैं जो कि सुनामी के दौरान या तटीय प्रदेशों में जलमग्न हो जाते हैं। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। सुनामी के दौरान जो हैं 2004 के दौरान की कहानी आपको बयान कर रही है कि 26 अक्टूबर 2004 को किस प्रकार से, 26 दिसंबर 2004 को किस प्रकार से सुनामी आई थी और वो जो हमारा इंदिरा पॉइंट है उसको ले डूबी थी, उसको जलमग्न हो गया था, जो हमारा दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। कई बार क्या होता है कि हम वेस्ट पदार्थों को जो नदियों में बहा देते हैं, जिससे कि नदियों का जल जो है मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह पाता है। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इससे एक्वेटिक लाइफ को भी ये प्रभावित करते हैं, जो जलीय जीवन होता है वो भी संकट में पड़ जाता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। देखिए किसी इस प्रकार से जो आपके जो उद्योग होते हैं, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, या जो आपके ताप विद्युत यंत्र हैं वो, या अन्य साधनों से व्हीकल्स जो होते हैं, वाहन जो होते हैं, उनसे वायु प्रदूषण होता रहता है।
इससे मानव जीवन जो खतरे में पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर का, वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, यदि इस प्रकार से जो CO2 की मात्रा बढ़ती गई, इसका अनुपात बढ़ता चला गया, लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, वह जो सार्वभौमिक ताप की जो समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ताप की जो समस्या है, ये समस्या विकट होती जा रही है आए दिन। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, इसको वैश्विक तपन की संज्ञा दी जाती है। देयर इज द नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इस प्रकार से इन तीनों डोमेन्स का, तीनों मंडलों का यदि हम सही तरीके से संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक और बड़े ही एक सिस्टमेटिक तरीके से इनका इस्तेमाल करना होगा, ताकि आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आने वाली जनरेशन है वो इनसे वंचित ना रह पाए। इस प्रकार से देखा जाए तो एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एजेंडा अपनाया जाता है, वो एजेंडा हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, ताकि हम संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आज हमने ये चैप्टर नंबर 5 है, ये आपका कंप्लीट किया है। देखिए लगभग सभी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये इसके अंदर हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं सारे। इसमें अगर जो देखा जाए तो आपके ये द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, वो ये आपका यूराल पर्वत है, एशिया से अलग होने वाला। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, ये आपका एंड इस्थमस से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट इज नाइट्रोजन है आपका। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज लिथोस्फीयर है ये आपका। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन। द खालिस्तान ओशियन इज नेम्ड आफ्टर कंट्री। द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, इंडियन ओशियन है आपका सेकंड के अंदर। द खालिस्तान इज ए नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर, यहाँ पर आपका बायोस्फीयर है, थर्ड में बायोस्फीयर है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। तो इस प्रकार से ये हमने ब्लैंक्स हैं और ये MCQ हैं, ये डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आपके जो MCQ हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।